हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर शुरू किया है। उसमें हम फंक्शन वाले टॉपिक पर हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने देखा कि फंक्शन के टाइप देखे हमने, है ना। हम अभी पढ़ क्या रहे हैं, हम एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन का हमने सबसे पहला एग्जाम्पल क्या देखा, सबसे पहला एग्जाम्पल था हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, उसके बाद हमने सेकंड देखा कांस्टेंट फंक्शन, फिर हमने देखा पॉलिनोमियल फंक्शन, और उसके बाद हमने देखा रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या होता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन का ही रेशो लेते हैं हम, है ना। तो रैशनल फंक्शन में क्या होता है, पी एक्स बाय एनीथिंग लाइक जी एक्स ले लिया, तो जहाँ पे दोनों कैसे हैं, ये पॉलिनोमियल होते हैं और इस पे कंडीशन होती है कि इक्वल टू नहीं होता है ज़ीरो के। ठीक है, तो फंक्शन का क्या मीनिंग होता है, किस तरह से फंक्शन एक टाइप का रिलेशन होता है, ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से जान ली है। ठीक है, और आज के वीडियो में हम फिफ्थ एग्जाम्पल देंगे फंक्शन का, एंड दैट इज़ योर मॉड्यूलस फंक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये मॉड्यूलस फंक्शन आपको जो है, अब जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे तब तक ये मॉड्यूलस फंक्शन आपके पीछे पीछे घूमता रहेगा। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टडी द मॉड्यूलस फंक्शन। अब बहुत ही अच्छा फंक्शन है। जब आप फ्यूचर में कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ोगे तो उस केस में आपको जो है वहाँ पे इसका भी एक एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। तो इंटरेस्टिंग फंक्शन है, वो आप फ्यूचर में जानेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं कि मॉड्यूलस फंक्शन है क्या। फिर से, मॉड्यूलस फंक्शन एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। हमने कहा था कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, जिसका रेंज या तो आर हो या तो आर का सबसेट हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से डिफाइन करेंगे एफ फ्रॉम आर टू आर। ओके, रियल से हम वैल्यू लेंगे इनपुट और रियल में ही डाल देंगे। बहुत डिटेल में बता दिया है कि किस तरह से जो फंक्शन है वो एक तरह से मशीन की तरह काम करता है। वो इनपुट एक्स के फॉर्म में लेता है और आउटपुट वाई के फॉर्म में देता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मॉड्यूलस फंक्शन है, इट इज़ डिफाइंड बाय एफ इज़ फ्रॉम आर टू आर, डिफाइंड बाय कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए, इसको एक तो इस तरह से लिखा जाता है कि मॉड के अंदर एक्स। अब ये मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड का मतलब होता है कि अंदर एक्स कोई भी वैल्यू हो, चाहे प्लस हो या फिर माइनस हो, ये बाहर जो है सिर्फ उसका प्लस पार्ट देता है। ओके, यानी क्या कि पहले इसको डिफाइन करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये देता है आपका एक्स इफ x is greater than or equal to 0 and minus x if x is less than 0। ठीक है, अब आप कहोगे कि आप ने तो कहा अभी कि ये पॉजिटिव पार्ट देता है, यहाँ पे माइनस क्यों लिखा हुआ है। देखिए क्या कह रहा है ये, इसको पहले समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट जो है मॉड्यूलस फंक्शन को मिसअंडरस्टूड करते हैं। ओके, मान लीजिए मैंने -2 ले लिया, x जो है वो क्या है, -2 है। ठीक, x क्या है, -2 है। अब ये डेफिनेशन क्या कह रही है इस मॉड्यूलस फंक्शन की, कि अगर x आपका लेस देन 0 है, ठीक है, तो ऑब्वियसली -2 इज लेस देन 0, तो आपका f ऑफ x क्या हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा आपका -x, यानी कि -2, यानी कि 2 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, और अगर मान लीजिए x है आपका 2, ठीक, तो उस केस में आपका f ऑफ x कितना आएगा, ये क्या कह रहा है कि अगर आपका x ग्रेटर देन 0 है और इक्वल टू 0 है, तो उस केस में जो है वही आ जाएगा, मतलब x ही रहेगा। तो इस केस में x ही रहेगा, क्योंकि आपका x क्या है, ग्रेटर देन 0, यहाँ पे लिख दीजिएगा, बिकॉज x इज लेस देन 0। ठीक है, और f ऑफ x इज इक्वल टू x व्हेन योर x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो उस केस में 2 ही आ जाएगा। तो देखो, इनपुट हमने माइनस दिया था, आउटपुट क्या आया, पॉजिटिव आया। इनपुट पॉजिटिव था तो आउटपुट भी पॉजिटिव ही है। कहने का मतलब ये है कि इसको बहुत सिंपली देखा जाए तो वो ऐसा कहता है कि जैसे कि मॉड ऑफ -2 यानी कि 2, मॉड ऑफ -3 यानी कि 3, मॉड ऑफ 2 यानी कि 2। कहा पूछा जाए कि मॉड ऑफ 0 कितना, तो मॉड ऑफ 0 0 ही रहता है। ठीक है, तो हमेशा आप ध्यान में रखेंगे कि मॉड ऑफ 0 जो है वो 0 रहता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो कहने का बस इसमें ये मतलब था कि इनपुट चाहे पॉजिटिव हो, ओके, इनपुट चाहे
पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आउटपुट क्या निकलेगा, आउटपुट आपका हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगा, ठीक है। और ज़ीरो होगा तो आउटपुट भी ज़ीरो निकलेगा। ओके, ये बात अब आप समझ चुके हैं। और इसको डिनोट किया जाता है मॉड लगाकर, ये 2 बार लगाकर। अब जो है इसका ग्राफ निकालते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, आपका y क्या है, आपका मॉड ऑफ x है, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। तो जब मैं x ले रही हूँ -2, तो आपका आंसर क्या आ जा रहा है, -2 का पॉजिटिव यानी कि 2, -1 का पॉजिटिव यानी कि 1, 0 का 0 ही रहता है, 1 का 1 ही रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा। मतलब जो पॉजिटिव है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में आ जाएंगे, इस तरह से, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस साइड भी इस तरह से कंटिन्यू होता जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप -2 और -1 ही लो, इसके बीच का कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, क्योंकि इनपुट हम क्या दे रहे हैं, रियल नंबर दे रहे हैं, ठीक है। तो 0 का तो 0 पर आ गया, 2 का किस पे आएगा, 2 पर आएगा, 4 का किस पे आएगा, 4 ही पे आएगा, 6 का किस पे आएगा, 6 पे आएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ से आपकी क्या बन जा रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। और यहाँ पे देखिए -2 का क्या आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, -4 का 4 आ जा रहा है, -6 का 6 आ जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन बन जा रही है, ठीक है। ओके, तो ये होता है मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ, ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। और कहीं पर हम जब थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मॉड x हो, कई बार ये क्या हो जाएगा, मॉड x -1 हो जाएगा, ठीक है। अब उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे हम बाद में देखेंगे, फिलहाल आपको बस ये समझना है कि मॉड x का मतलब क्या होता है। ओके, तो ये हो गया आपका मॉड x का ग्राफ। फिर से वही बात, देखो आप इनपुट कहाँ से दे रहे हो, x एक्सिस से दे रहे हो, आउटपुट कहाँ मिल रहा है, y एक्सिस में मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि इनपुट इसका पूरा का पूरा रियल है, लेकिन आउटपुट आपका क्या है, सिर्फ पॉजिटिव y एक्सिस है। ओके, ज़ीरो को इंक्लूड करके, नॉन नेगेटिव, यहाँ से लेकर 0 से लेकर पॉजिटिव y एक्सिस पूरा का पूरा उसका क्या है, रेंज है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पे जो है डोमेन क्या है, डोमेन है आपका पूरा का पूरा रियल का सेट, ठीक है। और रेंज क्या है आपकी, रेंज आप ये कह सकते हो कि मॉड x सच दैट x बिलोंग्स टू R, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका रेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, वैसे मैंने डायरेक्टली R लिख दिया, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म में कि x सच दैट x बिलोंग्स टू R, ओके, कुछ भी कह लो। सो दिस इज़ योर डोमेन एंड रेंज। तो मॉड फंक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा यहीं पे बता देती हूँ, जैसे कि अगर आपका f ऑफ x x माइनस है तो क्या, ये भी एक तरह का मॉड फंक्शन है, ठीक है। जैसे कि f ऑफ x आपका जो है वो मॉड x -1 हुआ, ठीक है। तो यही डेफिनेशन लगा देनी है, ठीक। तो ये क्या कहता है, डेफिनेशन क्या कहती है कि f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे x था, बस यहाँ पे x -1 लिख दीजिएगा, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे x -1 लिख दीजिएगा। तो x की जगह आ जाएगा x -1 इफ़ x -1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इज इक्वल टू माइनस x -1 इफ़ x -1 इज़ लेस देन 0, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, x -1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब हो जाएगा कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और x -1 इज़ लेस देन 0 का मतलब हो जाएगा कि x इज़ लेस देन 1। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, अब ये 0 पर था पहले वाला, ये 1 पर होगा, ठीक है। कि अगर x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा ऐसा, ठीक है। और अगर लेस देन 1 है तो ये ऐसा आएगा। तो ग्राफ वही है, बस शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 होना चाहिए था, ये 1 के लिए बनाया है मैंने, ठीक है। मान लीजिए 1 है, ओके। तो 1 के लिए, ठीक, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से आपका मॉड फंक्शन बन जाता है। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, फंक्शन हमारा जो 6th फंक्शन है, इट इज़ सिग्नम फंक्शन, ओके। अब ये क्या चीज़ है, वैसे आपको पहले बता दूं कि सिग्नम फंक्शन जो है ऐसे नाम से बहुत फेमस है नहीं वैसे, ठीक है। जैसे मॉडुलस फंक्शन है वो आपको मिलता रहेगा,
बट आपका जो सिग्नम फंक्शन है ये आपको बहुत नाम से बहुत कम मिलेगा, लेकिन एज फंक्शन वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह का फंक्शन है। फिर से ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, हम रियल वैल्यूड ही फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, एफ फ्रॉम आर टू आर, तो रियल वैल्यूड फंक्शन है। अभी किस तरह से डिफाइंड है देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कैसी मशीन है ये? मशीन कहती है कि अगर आपका x ग्रेटर देन 0 है तो ये देगा 1। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू 0 है तो ये देता है 0, और अगर x जो है वो लेस देन 0 है तो ये देता है -1। ये फंक्शन डिफाइंड है। ओके, हाँ, इसमें एक चीज़ बताना था मुझे कि ये फंक्शन कैसा है। फंक्शन इसीलिए है कि आर के जो है हर पॉइंट के लिए इमेज है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे x ले लो, कोई भी यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने। ठीक है, आपको डाउट है कि भाई इसका इमेज है कि नहीं है, तो एक वर्टिकल लाइन बना दो ऐसे करके। तो अगर वो ग्राफ पे टच करे तो इसका मतलब ये है कि हाँ इसका इमेज है। ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ। तो अगर मैंने जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी और वो जो है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपने बनाई ये इसकी प्री इमेज बताती है। ठीक है, जैसे कि अगर ये है, मान लीजिए यहाँ पे 7 पॉइंट है, तो ये यहाँ पे बता देगा कि अच्छा ये -7 का और 7 का क्या है, प्री इमेज है। खैर इससे तो नहीं, लेकिन वर्टिकल लाइन से आपको पता चल जाए कि हाँ हर एलिमेंट का जो है एक यहाँ पे यूनिक इमेज आ रहा है। एक ही बार काटना चाहिए ग्राफ पर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 5, मैंने इसको एक वर्टिकल लाइन बनाई तो इसने ग्राफ को एक ही जगह पे काटा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 का जो है एक यूनिक इमेज है, और हर किसी का हो सकता है। अगर मैं इसको एक्सटेंड करके बहुत ऊपर तक ले जा सकती हूँ इस ग्राफ को, है ना, तो हर पॉइंट के लिए है और एक ही जगह पे जो है वो कट करता है। तो इसका मतलब है कि हाँ ये फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका ग्राफ किस तरह से बना जाएगा। अब इसके लिए मैं टेबल नहीं बनाऊंगी। टेबल इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि पॉजिटिव नंबर के लिए आंसर 1 है, 0 के लिए 0 है, और x लेस देन 0 के लिए -1 है। तो डायरेक्टली ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से इसको प्लॉट करेंगे। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। ठीक है, ऑब्वियसली आपका नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। ठीक, अभी देखो क्या बोल रहा है ये कि अगर x ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 0 के जस्ट बाद। ठीक, 0 पर क्या है, 0 पर ये 0 पर ही है, तो 0 पर तो ये 0 पर ही आ गया। ठीक है, अब देखो 0 के जस्ट बाद ये 1 आंसर देता है, तो ये 2 होगा, इसके बीच में कहीं 1 होगा, तो 2 के लिए भी ये 1 पर जाएगा, 4 के लिए भी ये 1 पर जाएगा, इसके बीच में 3 होगा उस पर भी 1 जाएगा, 6 पे भी 1 पे जाएगा, 8 पे भी 1 पे जाएगा, इनके बीच के लिए भी 1 पे जाएगा, एंड सो ऑन। यानी क्या कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ये, जैसे कांस्टेंट फंक्शन की थी ना, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी 1 पर। ठीक है, जो x एक्सिस के पैरेलल होगी। उसी तरह से अगर x लेस देन 0 है तो -1। अब -1 कहाँ पर है, यहाँ पे -1 है, तो इन सब का आंसर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया x ग्रेटर देन 0 के लिए 1, ये हो गया -1 के लिए, तो सॉरी x लेस देन 0 के लिए -1 हो गया। ठीक है, अब ये एक तरह का फंक्शन है। फंक्शन क्यों है, देखो इसका डोमेन क्या है, डोमेन है इसका R, और रेंज क्या है, रेंज है इसका, रेंज मतलब जो आंसर आ रहा है, आंसर इसके 3 ही चीज़ें आ रही हैं, या तो 1 आ रहा है, या तो 1 आ रहा है, या तो -1 आ रहा है, या तो 0। 1 2 3 वाई एक्सिस पे रेंज देखा करो आप। ओके, बाकी कहीं नहीं देखना होता है। 1 0 -1, तो रेंज इसका 1 0 -1 है। अब ये फंक्शन कैसा है, पहले तो मैंने आपको जो है एरो डायग्राम से बहुत बार बताया है कि ये फंक्शन किस तरह से है। जितने भी आर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का इमेज होना चाहिए और यूनिक इमेज होना चाहिए। अब जो है हम सिर्फ ग्राफ को देख के बता सकते हैं। क्या कीजिए, जैसे 0 का तो पता है कि हाँ भाई इसका इमेज है, 0 से लेकर x एक्सिस कहीं पर भी एक वर्टिकल लाइन बना दीजिए जहाँ पे आपकी मर्जी हो। तो जैसे मैंने एक वर्टिकल लाइन बना दी। ठीक है, अब ये ग्रीन कलर में नहीं बनाऊंगी, नहीं तो लगेगा कि ग्राफ है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक वर्टिकल लाइन बना दी है, ऐसे कहाँ पे बना दी, मान लीजिए 4 के आगे 4.2 पे बना दिए, तो ये ग्राफ को जो है टच कर रहा है। ठीक है, तो ये अगर मान लीजिए 4.2 है पॉइंट है और इसने ग्राफ को यहाँ पे काटा है, तो इसका क्या है, ये इसका इमेज है। ठीक है,
तो आप एक्स एक्सिस पे इन्फिनिटी तक कहीं पर भी एक वर्टिकल लाइन बनाओगे तो वो इस ग्राफ को काटेगा। मतलब क्या कि हर पॉइंट का क्या है, इमेज है। और कितनी बार ये इसको कट कर रहा है, एक ही बार कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसका एक ही इमेज है, ऐसा नहीं है कि 2 बार कट कर रहा है। अब आप कहोगे कि 2 बार क्या कभी कोई ग्राफ कर सकता है कट? जी बिल्कुल कर सकता है। मान लीजिए मैंने कोई एक ऐसा ग्राफ बना दिया, एक ऐसा कुछ है, ऐसा करके, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉइंट है मैं इस पे एक लाइन बनाती हूँ, ठीक है। अब इस पॉइंट ने, ये जो नीचे जो भी रहा होगा यहाँ पर कुछ भी ए मान लीजिए, तो इसने जो है इस ग्राफ को कितनी बार कट किया, 1 2 3। इसका मतलब ये है कि इस ए का एक पॉइंट यहाँ पे होगा, एक पॉइंट यहाँ पे होगा और एक पॉइंट यहाँ पे होगा। तो इस ए की 3 इमेज आ रही हैं, है ना, क्योंकि वाई एक्सिस पे देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा कुछ आएगा, B1 B2 B3। तो इस ए की क्या आ रही हैं, 3 इमेजेस आ रहे हैं, है ना। तो ये फंक्शन नहीं होगा, दिस इज़ नॉट फंक्शन। जबकि यहाँ पे क्या है, एक ही बार कट करना चाहिए, ठीक। उसी तरह से 0 का इमेज 0 ही है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आप कहीं पर भी एक लाइन बना दीजिए, ठीक है। तो ये लाइन क्या कर रही है, इस ग्राफ को एक बारी में कट कर रही है, ओके। अब किसी भी पॉइंट का ले लो तो ग्राफ को ज़रूर कट करेगी। इसका मतलब क्या है कि दिस इज़ फंक्शन, ओके। तो ये होता है हमारा सिग्नम फंक्शन। हमने इससे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसे हम कहते हैं रैशनल फंक्शन, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी एक ये जो सिग्नम फंक्शन है ये किसी के रेशो से बना हुआ है। अगर आप इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे तो इसका और मॉडुलस फंक्शन का रिलेशन है। देखो, अगर मैं एफ ऑफ एक्स, इसी एफ ऑफ एक्स को ऐसा भी लिखा जा सकता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम मॉड एक्स लेते हैं, ठीक है, और इस मॉड एक्स को एक्स से डिवाइड करते हैं और इस पर कंडीशन लगा देते हैं। अब आपको पता है कि मॉड एक्स क्या होता है, कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये मॉड x का आंसर कितना आएगा, मॉड x आ जाएगा x और अपॉन में x, यानी कि कितना 1, ठीक है। और अगर x इज इक्वल टू लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो यहाँ पे देखा जाएगा कि ये आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन में x, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा -1। आप देख रहे होंगे जब x ग्रेटर देन 0 है तो आंसर 1 है, जब लेस देन 0 है तो -1 है। यानी क्या, ये सिग्नम फंक्शन जो है वो मॉड एक्स अपॉन एक्स है। लेकिन फिर आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा कि जब हम x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो उस केस में 0 अपॉन में 0 आ जाएगा, जो कि डिफाइंड नहीं होता है। 0 को 0 से डिवाइड करने पर कोई आंसर नहीं है हमारे पास, है ना। तो इन्होंने खुद ही ये बनाया है फंक्शन, इस तरह से बनाया कि चलो एक काम करेंगे कि x इज इक्वल टू 0 पर इसको 0 ही रखेंगे, ठीक है। सो आप ये कह सकते हो कि हाँ, बेसिग्नम फंक्शन को जो है इस तरह से भी देखा जा सकता है। अब जो है आज के वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग फंक्शन, खैर मॉड्यूलस फंक्शन भी सबसे इंटरेस्टिंग था, वो इजी था, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है ये इंटरेस्टिंग भी है, इजी भी है, बट कंफ्यूजिंग है, ओके। सो अब पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यानी क्या कि एक तरह की ऐसी मशीन है जिसमें आप कोई भी रियल नंबर डालो, वो उस रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर देता है। अब आप कहोगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने इनपुट दे दिया और मुझे आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो इनपुट दे दिया, मान लीजिए मैंने 2.3, ओके, 2.3। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो ये मशीन है, जैसे हम नाम देंगे f, ये क्या करता है कि इसको जो है इंटीजर में कन्वर्ट करता है, ओके। अब इसके पास सवाल ये है कि ये 2.3 को किस में कन्वर्ट करें। तो ये सबसे नज़दीक वाले इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता है इसको। तो जो 2.3 है इसको ये 2 में कन्वर्ट करता है, 3 में नहीं करता है। ऐसे इंटीजर में कन्वर्ट करता है जो इस 2.3 से छोटा हो, ओके। जैसे कि मान लीजिए अगर 2.6 भी ले लिया तो एक ऐसा इंटीजर जो 2.6 के सबसे करीब हो और उससे लेस हो, ओके, एंड दैट इज 2। क्योंकि 2.6 से लेस वाले इंटीजर क्या है, 1 भी तो है, 0 भी तो है, -1 भी है, लेकिन सबसे नज़दीक वाला, ठीक है। वहीं पर अगर मैं ये पूछूं कि चलो 0.1 ले लिया, तो 0.1 का जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, जो 0.1 के सबसे करीब है और उससे छोटा है, एंड दैट इज़ 0, ठीक है। यहाँ तक तो आसान है बात। अब ये है कि मान लीजिए अगर मैंने ये पूछ लिया कि -2.3 का क्या है,
ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसको जो है समझने के लिए थोड़ा सा रियल लाइन की तरफ जाना पड़ेगा। ये हमारा जो है 0 है, ये है -1, ये है -2। इस साइड के तो हम फटाफट आंसर दे देते हैं, इधर थोड़ा हमको कन्फ्यूजिंग होता है। इन्होंने क्या बोला है, -2.3। अब देखो -2.3 किधर आता है, वो इस साइड नहीं आता, वो इस साइड आता है ना। तो -2.3 कहीं यहाँ पे है। अब नंबर कैसे है, नंबर जो है इस साइड बढ़ते हैं और इस साइड छोटे होते हैं। तो -2.3 का -2.3 से जो है लेस वाला इंटीजर क्या है, -2 है कि -3 है। तो ऑब्वियसली -2.3 से लेस वाला इंटीजर क्या होता है, -3 होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -3। ठीक है, क्योंकि हम जल्दबाजी में जो है इसका आंसर -2 लिख देते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट चल रहा होता है। बट इसका आंसर कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक है, और ऑब्वियसली 0 का 0 ही आएगा, 0 का 0 आएगा। ठीक है, और जो इंटीजर है जैसे 1 का 1 ही आएगा, -1 का -1 ही आएगा। तो इंटीजर के लिए दिक्कत नहीं है, कहाँ पर, जहाँ पर आपकी ये इस तरह के रैशनल नंबर हैं, पॉइंट में है, जो डेसिमल नंबर हैं, उनके लिए जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। इनके लिए भी होता है, वही सेम टू सेम आंसर निकल आता है इसमें। अब क्वेश्चन ये है कि इसको लिखा किस तरह से जाता है। ठीक है, तो एक फंक्शन है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो आर से लेकर आर में डिफाइंड है। ओके, अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि यहाँ पे आर तो कोडोमेन है, लेकिन जब आउटपुट निकलता है इनका तो वो इंटीजर में निकल रहा है। ठीक है, तो रेंज आप समझ रहे होंगे कि रेंज जो है वो इंटीजर की आएगी। ठीक, इसको दिखाया किस तरह से जाता है, डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x को जो है, x मतलब क्या, कि कोई भी रियल नंबर, वो डेसिमल हो सकता है, वो रैशनल, इरैशनल, इंटीजर, कुछ भी हो सकता है। इसको हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लेते हैं। तो आज से आप याद रखेंगे कि जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके, तो अब इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि आपका x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या क्या आएगा, किस किस नंबर के लिए क्या क्या आता है। कि अगर x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है और लेस देन 0 है, इसको जो है हम रियल पे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये है 0, ये है 1, ये है 2, सॉरी ये है -1, ये है 2, ये है -2, ये है 3, ये है -3। आप बस इन चीज़ों के लिए समझ जाओगे तो बाकी के लिए समझ जाओगे। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि -1 से लेकर 0 तक, 0 पर नहीं है, -1 से लेकर 0 तक, तो इसके रेंज में ये क्या आएगा, दिस विल बी -1। ओके, इक्वल टू पर भी -1 आ जाएगा। यानी क्या, कि जैसे कि यहाँ पे पूछा गया था, यहाँ पे तो नहीं बोला, फॉर एग्जांपल अगर ये बोलते हैं जैसे -0.2 है मान लीजिए। ओके, अब -0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, अब जैसे कि मैंने बताया कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो इस नंबर के नज़दीक होता है और इससे छोटा होता है। अब हम सोचेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे 0 है तो इसका आंसर 0 आएगा, लेकिन इसका 0 नहीं आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि -1 क्या है, इससे छोटा नंबर है। इस साइड के छोटे नंबर होते हैं, इस साइड के बड़े नंबर होते हैं। बस यही एक गलती होती है जो स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, इसलिए -1 से लेकर 0 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे, -1 से लेकर 0 तक, ओके, नॉट इंक्लूडिंग 0, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, -1 होगा। ओके, फिर बात आती है कि 0 से लेकर 1 तक x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1, स्ट्रिक्टली लेस देन 1। तो इसके लिए आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि इसके बीच के लिए 0 पर तो 0 ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बीच में जैसे एक 0.5 ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे ये बॉक्स जरूर लगा देना। तो 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पॉजिटिव में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 0.5 के सबसे नज़दीक वाला इंटीजर है आपका 0 और उससे लेस भी है। ठीक, उसके बाद जैसे अगर मैं 1 से लेकर 2 की बात करूँ तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ऑब्वियसली 1 पे तो 1 ही आएगा, और लेस देन 2 तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। जैसे कि इसके बीच में हम लेते हैं 1.5, तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, 1। ओके, ये चीज़ आप समझ गए होंगे।
उसी तरह से अब आप समझ चुके हैं कि x अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3 लेती हूँ तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, अब ये चीज़ समझेंगे। अब इस चीज़ का हम ग्राफ बनाएंगे। तो ये हमारा है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। x एक्सिस पे हमारा इनपुट जा रहा है और y एक्सिस पे हमने क्या बना देना है, ग्राफ बना देना है। अब इन ग्राफ को आपने बहुत अच्छे से समझना है। जितने भी मैंने आपको ये ग्राफ एक्सप्लेन किए हैं ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 12th में जाके इनके ऊपर बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो। सो इट इज़ बेटर कि आप अपना बेसिक बहुत अच्छे से यहाँ से क्लियर करके जाए। ठीक है, ओके। तो चलिए अब देखते हैं, एक एक करके हम प्लॉट करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंटरेस्टिंग ग्राफ क्यों है। ठीक, हम 0 से शुरू करते हैं पहले इस एक्सिस के लिए, फिर आगे देखी जाएगी। ओके, ये कह रहा है कि 0 से लेकर 1, यानी क्या, 0 से लेकर 1 के लिए आंसर कितना है, 0 ही है। ओके, तो 0 पर तो 0 ही है और 0 से लेकर 1 ये 0 ही है। ओके, तो पूरा का पूरा ये 0 ही है, मतलब इसी लाइन के ऊपर मैंने लाइन बना रखी है। ठीक है, उसके बाद 1 से लेकर 2, कहाँ से, 1 से लेकर 2। अब 2 क्या है, स्ट्रिक्टली लेस है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो आंसर कितना है, 1 है। तो 1 से लेकर 2 तक। अब 2 पे जैसे मैंने कहा कि स्ट्रिक्टली लेस देन 2 है, तो 2 के ऊपर जो है 1 आंसर नहीं आ रहा है। ओके, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ ये 1 है, 1 पर 1 है और 2 पर 1 नहीं, तो हम यहाँ पे एक गोला करेंगे। गोला मतलब यहाँ पे होल है, 2 के ऊपर नहीं है 1। ओके, उसके बाद 2 से लेकर 3। अब 2 पर कितना आंसर है, इक्वल टू 2 पर 2 है, तो इक्वल टू 2 पर 2 है, तो यहाँ पे हमारा 2 हो गया। और इसको कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे, 3 के जस्ट पीछे करेंगे और 3 पे होल बना देंगे। इस होल का मतलब ये है कि 3 के ऊपर हमने बनाया है ना, हम इतना एक्यूरेट तो नहीं बना सकते कि एकदम 3 के पीछे हम इसको बना दें। ओके, बिकॉज हमें पता नहीं है कि एंड कहाँ पे करना है। ऑब्वियसली हम हाथ से इन चीज़ों को, इन ग्राफ को बना रहे हैं, सो वी डोंट नो कि कहाँ पे स्टॉप करना है। 3 के जस्ट पीछे वाला पॉइंट कौन सा है, इसलिए हम यहाँ पे एक होल बना देते हैं। होल का मतलब ये है कि अच्छा 3 के ऊपर जो ये होल है, इसका मतलब है कि ये ग्राफ यहाँ पे एंड हो रहा है। ये होल का मतलब है कि अच्छा इस 3 के ऊपर नहीं है ये ग्राफ, इसके जस्ट पीछे ये कंप्लीट हो रहा है। ओके, उसी तरह से अगर मैं 3 से लेकर 4 की बात करूँ तो 3 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 3 पर आ जाएगा आपका 3। ओके, 3 पे आ जाएगा 3 और जस्ट 4 तक, जस्ट पीछे तक ये 3 ही रहेगा और 4 के ऊपर हम इसको क्या करेंगे, सर्कल करेंगे, क्योंकि 4 पर क्या आने वाला है, 4 पे आने है वाला है 4। ओके, जस्ट 5 तक ये रहेगा और फिर यहाँ पे एक सर्कल। इसी तरह से ये सीढ़ियाँ बनती जाएंगी। ओके, आपने गेम्स में देखे होंगे कि इस तरह की सीढ़ियाँ बनी हुई रहती हैं, 5 और इस तरह से। अब जो है -1 से लेकर 0 की बात करते हैं, तो -1 के लिए कितना, -1 ही है और 0 तक ये कितना जाएगा, 0 पर जो है ऑब्वियसली 0 पर क्या है, ये होल है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये -1 तक, तो ये 0 के जस्ट पीछे तक तो ये ग्राफ जाएगा और 0 पर ये होल बनेगा। ओके, 0 पर क्या है, होल है, क्योंकि 0 पर कितना आंसर है, 0 है। ओके, उसी तरह से अब -2 की बात करते हैं। -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 ही रहेगा और 1 पे कितना होगा, 1 पे होल होगा, क्योंकि 1 पे कितना है, -1 है। -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो -3 ही है और वो कहाँ तक है, -2 तक है और -2 पर, -2 के ऊपर होल है, क्योंकि -2 पर आंसर कितना है, -2 है। ओके, उसी तरह से -4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है -4, ठीक है, और -3 के ऊपर क्या बना देंगे, होल बना देंगे। -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है -5 और इस साइड चलेंगे -4 पर होल। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो फंक्शन है, अगर आपको समझ नहीं आता है, मान लीजिए आप एग्ज़ाम में भूल गए, तो आप इस सीढ़ियों को याद रखिएगा कि अच्छा 0 से लेकर 1 में यहाँ पे सीढ़ी है, फिर उसके आप अपने आप सीढ़ियाँ बनाते जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा 1 से लेकर 2 में 1 आंसर आएगा, 2 से लेकर 3 में ये आंसर आ जाएगा। कन्फ्यूज़ आप होते हो यहाँ पे, तो आपने क्या करना है, सीढ़ियों को जो है बैकवर्डली रिपीट कर देना है। ओके, कि 0 से लेकर -1 में -1, फिर -2, -3, -4, -5। तो ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको जो है स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि स्टेप की जैसे है।
ठीक है। तो ये हम जो है अभी तक कितने हमने 7 जो है फंक्शन पढ़े हैं। ओके, आपकी एक्सरसाइज 1 के लिए इतना काफ़ी है। आपकी जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज जो पहली है फंक्शन के ऊपर बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, ठीक है तो बहुत डीप है ये चैप्टर, बट ठीक है उसको सॉल्व करने के लिए इतना इनफ है। इसके बाद जो है एक और छोटा सा टॉपिक है, दैट इज अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। अब अलजेब्रा ऑफ फंक्शन मतलब क्या है कि अलजेब्रा देखते हैं। अलजेब्रा यानी क्या कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इस तरह से, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर आप दो रियल फंक्शन लोगे, ओके, हम एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, हम जब भी पढ़ेंगे चाहे आप 11th में हो चाहे आप 12th में हो और उसके आगे भी मोस्टली हम रियल वैल्यूड फंक्शन ही पढ़ते हैं, ठीक है, जिसका आंसर हम ज़्यादातर रियल से ले रहे हैं और रियल में ही जा रहे हैं, ठीक है, जिसका रेंज जो है वो रियल या तो उसका सबसेट होता है। ऐसे ही फंक्शन हम नॉर्मली पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब भी मैं फंक्शन बोलूँगी तो ऑब्वियसली इट इज़ मोस्टली रियल वैल्यूड फंक्शन। तो अलजेब्रा ऑफ फंक्शन यानी क्या, पहला टर्म ये आता है इसके अंदर कि एडिशन ऑफ टू फंक्शन, ठीक है। मान लीजिए एक फंक्शन है आपका किसी सेट एक्स से लेकर आर में, ठीक है, कोई भी सेट हो सकता है, ऑब्वियसली आर का ही सबसेट होगा, और एक जी लेंगे, वो भी हम लेते हैं मान लीजिए एक्स से लेकर आर में। अब ये दो अलग अलग फंक्शन है, सेम डोमेन पर डिफाइंड है, ध्यान में रखिए, ठीक है, अलग अलग फंक्शन है, सेम डोमेन पर डिफाइन किया गया है। तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा, एफ प्लस जी होगा। अब ये फंक्शन जो है आपका एक्स से लेकर आर में बन जाएगा, ठीक है। किस तरह से होगा कि एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है। एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू कैपिटल एक्स। अभी थोड़ी सी जो है आपकी लैंग्वेज अब यहाँ से डेवलप हो रही है, ओके। अभी तक हमने इस तरह की लैंग्वेज कभी यूज़ नहीं करी है कि दो फंक्शन का एडिशन एफ प्लस जी का क्या मतलब होता है कि अगर मैं किसी एक्स का इमेज देखती हूँ एफ प्लस जी के अंडर, तो वो किसके बराबर होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। मतलब आप इस एक्स का इमेज देखोगे अंडर एफ प्लस एक्स का इमेज देखोगे अंडर जी, और उन दोनों को ऐड करोगे तो वो आपका हो जाएगा एफ प्लस जी ऑफ एक्स। इसे कहते हैं एडिशन ऑफ टू फंक्शन, ओके। फिलहाल आपको इतना ही ध्यान में रखना है। सेकेंड क्या आ जाएगा, दूसरी बात आ जाएगी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शन। वही चीज़ है, सेम वही बात है कि आप जो है एक एफ लोगे, सेम चीज़ है कि एफ लोगे एक्स से लेकर आर में, जी लोगे एक्स से लेकर आर में, ठीक है। और एक्स जो है ऑब्वियसली यहाँ पे लिख देना आप कि एक्स जो है वो आर का सबसेट है, ठीक। तो एफ माइनस जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, अब आप खुद ही समझ गए होंगे, बाकी सेम चीज़ है, ये वाला पोर्शन सब में सेम है, ठीक है, कि एफ हम एक्स से लेकर आर में ले रहे हैं, जी एक्स से लेकर आर में ले रहे हैं, तो एफ माइनस जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, एंड दिस इज फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू कैपिटल एक्स। डोमेन के हर एलिमेंट्स के लिए ये बात होगी, ठीक है। फिर तीसरी बात है कि जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, ओके। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि मैं एक फिर से वही एफ लेती हूँ एक्स से लेकर आर में, जी लेती हूँ एक्स से लेकर आर में, तो हमारा एफ इंटू जी ये भी क्या होगा, एक्स से लेकर आर में होगा। और किस तरह से डिफाइंड है, डिफाइंड बाय किस तरह से होता है ये कि एफ डॉट जी ऑफ एक्स, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप एक्स का इमेज देखते हो अंडर एफ डॉट जी, तो ये किसके बराबर होता है, एफ इंटू एक्स इंटू जी इंटू एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ओके, दिस इज नॉट इंटू, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का इमेज देखोगे आप अंडर फंक्शन एफ, उसको मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, एक्स का इमेज अंडर जी, तो इसे हम कहते हैं कि दो फंक्शन को इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो दो फंक्शन का मल्टीप्लाई मतलब ये होता है, दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन मतलब ये होता है, दो फंक्शन का एडिशन मतलब ये होता है। डोमेन दोनों फंक्शन का क्या है, सेम है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे। और जो हम एडिशन माइनस और मल्टीप्लिकेशन है, इनका भी डोमेन क्या है, सेम है, एक्स से लेकर आर, इसका भी एक्स से लेकर आर, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि यहीं पे मैंने कहा था कि सेम है, एक्स से लेकर आर। इसके अलावा एक और चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं कोशेंट ऑफ
टू फंक्शन, फिर से हम क्या लेंगे, एफ जो है वो एक्स से लेकर आर में लेंगे, जी भी एक्स से लेकर आर में लेंगे। तो कोशेंट क्या आता है, कोशेंट मतलब डिवीजन, तो ये आता है कोशेंट यानी कि एफ अपॉन जी ऑफ एक्स। तो ऑब्वियसली अब आप समझ गए होंगे कि किसके बराबर होगा, एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स। इसका मीनिंग क्या होता है, मैं बहुत 10 बार बोलूँगी इस बात को कि एफ बाई जी ऑफ एक्स का मतलब है कि हम एक्स का इमेज अंडर एफ अपॉन जी क्या है, ये एक्चुअली किसके बराबर होता है कि आप एक्स का इमेज देखोगे अंडर एफ, डिवाइड करोगे एक्स का इमेज अंडर जी। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे जी ऑफ एक्स जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और हमारा एक लास्ट आता है जिसे हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मतलब कोई नंबर, ओके, कोई भी नंबर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें क्या होता है कि हम हमारा फंक्शन है एक्स से लेकर आर में, और कोई भी एक स्केलर लेते हैं अल्फ़ा, कोई भी आर से एक वैल्यू ले लिया, तो अल्फ़ा इंटू एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, अल्फ़ा इंटू एफ ऑफ एक्स। मतलब क्या है कि आपने एक्स का इमेज देखा अंडर एफ और उसको अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये जो अलजेब्रा ऑफ अ फंक्शन है अभी आपके लिए बहुत डीप में नहीं है, इसीलिए मैंने आपको बहुत शॉर्ट में इसका एक ओवरव्यू दिया है कि भाई इनका मीनिंग क्या है। आप बस ये समझ लीजिए कि दो फंक्शन का एडिशन मतलब सेपरेटली उनका इमेज देखकर एडिशन। एफ माइनस जी सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या कि आप इमेज देखकर उसी एक्स का अंडर एफ और जी फिर माइनस कर देते हो। मल्टीप्लिकेशन यानी क्या कि एक्स का इमेज देखते हो अंडर एफ अंडर जी, फिर मल्टीप्लाई कर देते हो, फिर डिवाइड कर देते हो, अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देते हो। ये आपके लिए बस कहते हैं ना, जैसे कि हम किसी चीज़ का एक इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे किसी फिल्म का एक ट्रेलर दिखाते हैं, वैसा ही है। मैंने आपको बहुत डीप में नहीं बताया है, जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ओके। इसको इन फ्यूचर कभी बहुत अच्छे से समझेंगे कि इनका असली मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए आज के वीडियो में बस इतना काफ़ी है। और हमने जो है फंक्शन उसके बहुत से अलग अलग कितने टाइप पढ़ दिए आज, टाइप नहीं बोलते इनको, फंक्शन के अलग अलग एग्जाम्पल कहेंगे इनको। तो हमने जो है 7 एग्जाम्पल देख लिए फंक्शन के। ठीक, तो अब हम जो है थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए होंगे, आई होप आप लोग बहुत कंफर्टेबल हो गए होंगे फंक्शन के साथ। इन द नेक्स्ट वीडियो हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज, कितनी एक्सरसाइज है ये, 2.3, ओके। तो एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की बुक में। और आपसे मैं कई बार कहती हूँ कि अगर आपको जो है आर डी शर्मा का भी सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम उसको ज़रूर पढ़ते हैं और मैं उसका कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ करती हूँ, बिकॉज कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं उसमें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।